नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत वोटिंग अपडेट के साथ। केदारनाथ उपचुनावों के लिए असल में वोटिंग जारी है। 3 बजे तक 47% वोटिंग हुई है। वोटर तय करेंगे प्रत्याशियों का भाग्य। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने वोट डाला है, तो बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने वोट कास्ट कर लिया है। उन्हीं के भाग्य का फैसला भी आज होना है। मनोज रावत और आशा नौटियाल में सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सीएम धामी ने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील करी है। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। 23 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। 3 बजे तक 47% वोटिंग केदारनाथ सीट पर दर्ज की गई है। तो केदारनाथ सीट पर उपचुनाव चल रहा है और इस बीच वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और अनवरत विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री बाबा केदार धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। केदारपुरी में और श्री केदारनाथ विधानसभा में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। मैं वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजय बनाएं। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। देखिए, मैं तो केदारनाथ उपचुनावों को लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उत्साह देखिए, बुजुर्ग हो या फिर नवयुवा जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो भी, उसके अलावा बुजुर्ग भी, सभी कतारों में लगे हुए हैं। अभी आप आशा नौटियाल को सुन रहे थे। आशा नौटियाल बीजेपी की प्रत्याशी हैं। मनोज रावत इनके ओपोनेंट कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, जबकि यूकेडी भी इस मुकाबले को दिलचस्प बना रही है अपने प्रत्याशी को खड़ा करके। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव जारी है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इस बीच दावा किया है। दावा क्या कर रहे हैं? मनोज रावत के पक्ष में जीत का दावा हरक सिंह रावत ने किया है। केदारनाथ में माहौल बीजेपी के खिलाफ है, ये कहना है हरक सिंह रावत का। सीएम धामी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। 4 धाम की बदहाली को लेकर लोगों में गुस्सा है। केदारनाथ विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो कि कभी बीजेपी का भी हिस्सा थे, बाद में कांग्रेस का हिस्सा हो गए, देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि वो पिछले कई दिनों से केदारनाथ में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में माहौल बीजेपी के खिलाफ देखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। साथ ही उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है।
मैं जिस तरह वहाँ गया हूँ, तो मैं इधर चोपता से लेकर चंद्रनगर से लेकर पूरे अगस्त मुनि पूरा क्षेत्र में घूमा हूँ, भीरी से लेकर और वहाँ रामपुर, सीतापुर, ऊखीमठ, अगस्त मुनि, मैंने सभी जगह जनसभाएं की हैं और कार्यक्रम किए हैं। वहाँ माहौल एकदम भाजपा के खिलाफ और विशेष करके भारतीय जनता सरकार के खिलाफ है माहौल, मुख्यमंत्री के खिलाफ है माहौल। इसलिए खिलाफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है वहाँ कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये एक माहौल इस तरह का वहाँ बना हुआ है। मैं जिस तरह वहाँ गया हूँ, तो मैं इधर चोपता से लेकर चंद्रनगर से लेकर पूरे अगस्त मुनि पूरा क्षेत्र में घूमा हूँ, भीरी से लेकर और वहाँ रामपुर, सीतापुर, ऊखीमठ, अगस्त मुनि, मैंने सभी जगह जनसभाएं की हैं और कार्यक्रम किए हैं। वहाँ माहौल एकदम भाजपा के खिलाफ और विशेष करके भारतीय। तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर देखिए मतदान जारी है। 6 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में आज बंद हो जाएगा। 90,000 से ज्यादा मतदाता इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं, अपने लिए विधायक चुनने वाले हैं। केदारनाथ में 6 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि उपचुनाव में यूकेडी जो है, उत्तराखंड क्रांति दल, उसने भी एक ट्विस्ट क्रिएट किया है। उपचुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है, जबकि केदारनाथ से कांग्रेस ने मनोज रावत पर दांव खेला है। यूकेडी ने डॉक्टर आशुतोष भंडारी पर भरोसा जताया है। आरपी सिंह, त्रिभुवन चौहान और प्रदीप रोशन ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि केदारनाथ में कह सकते हैं कि एक तरीके के डमी कैंडिडेट हैं, जो कि वोट काटने के अलावा कुछ और भूमिका में नजर नहीं आने वाले हैं। विधानसभा में 90,000 वोटर हैं, जिनमें 44,919 पुरुष मतदाता हैं जो कि अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि 45,956 महिला मतदाता अपने विधायक का निर्णय आज करेंगी अपनी उंगली पर स्याही लगाकर। 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली हुई थी। चुनाव में इस्तेमाल हो रही गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है, वेबकास्टिंग की जा रही है और जीपीएस की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की जा रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं। तो मनोज रावत की जीत का दावा हरक सिंह रावत करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 4 धाम की बदहाली को अपनी आंखों से देखा है और इसी वजह से लोगों के मन में गुस्सा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? शैला रानी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद आशा नौटियाल पर बीजेपी ने दांव चला है और भरोसा मनोज रावत पर कांग्रेस ने जताया है। बिल्कुल पूजा, अगर बात करें चूंकि अभी 4:30 बज चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज की सबसे पहले हम बात करते हैं तो करीब 51%, 51% वोटिंग जो है अभी तक हुई है केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर के। सबसे बड़ी खास बात इस बात को लेकर के रही कि इस बार चूंकि महिला जो मतदाता है उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। जो महिला मतदाता थी, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी रही बूथों पे। आप जिस तरीके से तस्वीरें देख सकते हैं कि बूथों में जो है लंबी लंबी कतारें लगी रही, महिलाएं बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। और इस बार चूंकि मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपनी साख बचानी, चूंकि पहला जो उपचुनाव हुआ था वो अगर मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात करें और बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो दोनों उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी और कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार अब ये देखना है कि बाबा केदार किसको आशीर्वाद देते हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। निर्वाचन आयोग की बात करें तो मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। साथ ही साथ जो पोलिंग पार्टियों के लिए जो गाड़ियां गई हुई थी उसमें इस बार जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पुरुषोत्तम जी ने साफ तौर पे ये बोला
कि जो वहां के जो बिल्कुल, देखिए 75% अनुज, जब भी दूरगामी क्षेत्र में मतदान हुआ करते थे तो दूरगामी क्षेत्र में हमेशा ही गाड़ियों के बीच अनियमितताओं की खबर सामने आती थी। पोलिंग पार्टियां किस तरह से काम कर रही हैं, इसकी अनियमितताओं को लेकर के खबर सामने आती थी। उस बात का इस उपचुनाव में खास ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी फुटेज हो या फिर जीपीएस ट्रैकर, आप जिक्र भी अभी जीपीएस ट्रैकर का कर रहे थे, सभी व्यवस्थाएं माकूल नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इस बार चूंकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी गई, चूंकि पहाड़ दुर्गम एरिया है और वहां पे दिन बहुत जल्दी ढलता है, तो इस वजह से जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। जो गाड़ियां थी उसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया था। अभी तक की क्या था कि केवल 40% ऐसे बूथ थे जहां पे सीसीटीवी लगाए जाते थे, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने करीब 75% ऐसे बूथ है जिनको सीसीटीवी से लैस किया गया है, जिसको सीसीटीवी की भाषा में बोलते हैं वेबकास्टिंग। वेबकास्टिंग की जो मतदान की प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया सीसीटीवी में कैद होकर के रह चुकी। तो उसके बाद कई आरोप लगाए जाते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी है उसने या जो वहां के कार्यकर्ता उन्होंने बवाल किया। तो इस तरीके की घटनाएं फिलहाल सामने तो नहीं आई है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सीसीटीवी जो भी वहां के बूथ है उनको सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। राजधानी देहरादून में भी जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो सेंटर है वहां पर भी इसकी निगरानी की जा रही है कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हालांकि चूंकि चुनाव से पहले कई तरीके की चीजें सामने आई थी कि कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शराब बांटी है, या बीजेपी ने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने जो है शराब की जो बोतलें हैं वो बीजेपी के गाड़ियों में रखी। तो इस तरीके की चीजें सामने जरूर आई, लेकिन फिलहाल जो मतदान है सुबह सुबह जो बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल, उन्होंने जो बाबा केदार की डोली ओमकारेश्वर मंदिर में आती है, सबसे पहले तो वहां पे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने अपना मतदान किया। पहले उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले मतदान फिर जलपान। इसके अलावा उन्होंने एक शब्द और बोला, जब बाइट्स चल रही थी तो उसमें एक शब्द और बोला कि अगर आपको सनातन की आगे बढ़ानी है, सनातन चीजें आगे बढ़ानी है, तो आपको बीजेपी को वोट करना होगा। इस तरीके के बयानबाजी उन्होंने वहां पे दी कि सनातन को अगर आपको आगे बढ़ाना है, सनातन को आपको नई दिशा देनी है, तो आपको बीजेपी को वोट करना होगा। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत पहले वहां के विधायक थे, क्योंकि कांग्रेस उस समय जीती हुई थी। उसके बाद 5 साल रहने के विधायक रहने के बाद उसके बाद फिर जब चुनाव हुए तो शैला रानी रावत बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा, जो वो उनको जीत मिली। उसके बाद उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी जिसके पास चुनाव हुए। चूंकि कांग्रेस ने भरोसा जताया है मनोज रावत पे, अब चूंकि हरक सिंह रावत भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि केदारनाथ में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, केदारनाथ में बीजेपी ने कोई योजनाएं नहीं दी, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। कांग्रेस हो चाहे बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि यात्रियों के लिए जिस तरीके से ट्रैकिंग वे की व्यवस्था नहीं कर पाई है सरकार, उसको लेकर के गुस्सा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इस अभियान के तहत शहर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, यानी कि 4 जोन्स में डिवाइड किया गया और हर हिस्से में एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि शहर को साफ रखने के लिए सुबह और शाम 2 शिफ्ट में सफाई का काम किया जा रहा है। सफाई कर्मियों को आवश्यक उपकरणों और संसाधनों के साथ लगाया गया है ताकि सफाई प्रभावी ढंग से हो सके। शहर को 4 हिस्सों में बांट रखा है। हमारे 4 सुपरवाइजर अलग अलग वार्ड में काम करते हैं और सुबह और शाम 2 शिफ्टों में हम सफाई करते हैं। और सफाई में अगर कहीं शिकायत आती है, किसी स्पेशल शिकायत आती है, तो हम तुरंत एक्शन लेके उसकी सफाई कराते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो गया था तो उसको रिचार्ज करा रहे हैं और फिर हम उसको फ्लेक्स में लगा के पूरे शहर में लगवाएंगे और जनता के लिए उस टोल फ्री नंबर को फिर से सुचारू करेंगे और उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। देहरादून के फैशन प्लेटफॉर्म मधून स्टार्ट ने हाल ही में उत्तराखंड के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने की पहल की है।
ये पहल छात्रों को एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से विदेशों में भेजने पर केंद्रित है, जिससे उन्हें वैश्विक फैशन इंडस्ट्री के नए आयामों को समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। इस प्रयास में उत्तराखंड के बच्चों को विशेष रूप से न्यूयॉर्क फैशन वीक जैसे कई आयोजनों में भाग लेने का मौका मिलने वाला है, जहां से वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पहल में देहरादून के प्रसिद्ध डिजाइनर, स्टाइलिश और अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो बच्चों को फैशन की बारीकियां सिखाने और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए तत्पर हैं। आजकल तो हर एक उसमें फैशन इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो जैसे आप देखिए कि फैशन हर एक फील्ड में, आप भी जैसे रोज़ ड्रेसअप करते हैं तो यू हैव टू वेयर ब्लेजर्स वगैरह, तो हर एक फील्ड में स्टाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडस्ट्री में आप बात करिए तो आप बहुत बड़ी फिल्म्स के साथ काम कर सकते हो, जहाँ पर एज अ स्टाइलिश आप जॉब ले सकते हैं। बड़े बड़े शोरूम्स एंड ब्रांड्स हैं आज की डेट्स में, जहाँ पर अगेन आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। They're wonderful. I wish I could see them every day. I think they're colourful. Again, I think they're really inventive. I'm not used to seeing these in an everyday life. And I think it's beautiful to marry their culture with fashion and the world of our time in 2024. We're exposed to the entire world. अगली खबर चमोली जिले से गौचर की है, जहां पर 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला इन दिनों अपने शबाब पर है। हर रोज हजारों की तादाद में लोग इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं पूर्व सैनिकों के लिए वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया है, जिसमें देहरादून से आए विशेषज्ञों ने पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित भी की हैं। इस मौके पर 47 वीर महिलाओं और माताओं को सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त कर्नल और वेलमेड के सीईओ निशित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि वेलमेड अस्पताल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को हर संभव मदद कर रहा है और राज्य के अलग अलग जगहों पर आयोजित होने वाले इन मेलों के जरिए पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। हॉस्पिटल के द्वारा मेला लगा, इसके बीच में एक्स-सर्विसमैन रैली जो हुई है, इस रैली में हमने निःशुल्क जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया है, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट जो है हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ, फेफड़ों के विशेषज्ञ, हड्डियों के और न्यूरोसर्जन, यानी कि स्पाइन और न्यूरो के लिए रिलेटेड जो बीमारी है उसके लिए न्यूरोसर्जन यहाँ रखे हैं। और इसके अलावा मुफ्त जांच ऊपर बीपी, शुगर और बीएमडी यानी कि हड्डियों की कैल्शियम और विटामिन डी कितना है उसका टेस्ट, बीएमडी, स्पायरोमेट्रिक लंग्स का, ईसीजी और पेप्समेयर जो कि महिलाओं के अंदर यूट्रस के कैंसर के लिए। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।